डॉक्टर और गोरिल्ला। एशिया और यूरोप के दरमियान होने वाली रकाबत का नतीजा। एशिया के डॉक्टर ने एक अजीम कारनामा सर अंजाम दिया, जिसकी वजह से उसे यूरोप में एक आला एजाज से नवाजा गया। लेकिन कुछ यूरोपियन को उसकी ये तरक्की एक आंख ना भाई और उसने एक खौफनाक इंतकाम लेने का सोचा। एक डॉक्टर को पेश आने वाला खौफनाक वाकया, जिसका दिमाग एक गोरिल्ले से तब्दील कर दिया गया था। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है डॉक्टर और गोरिल्ला एपिसोड नंबर 3 एंड फाइनल। उसने सफ़ेद फामों की लाशें खुद पर से हटाने की कोशिश की, लेकिन उसकी रान से काफ़ी खून बह गया था, इसलिए वो कामयाब ना हो सका। तब उसने एक अजीब सी खर खर की आवाज़ सुनी और उसके साथ ही एक गैर इंसानी चाप भी महसूस की, और फिर अपना मौसन उसे नज़र आ गया। लेकिन वो जो कोई भी था, उसे देखकर अरमाक शशदर रह गया और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो एक तवील कामत गोरिल्ला था, खौफनाक गोरिल्ला, लेकिन उसके हाथ में आस्तीन गन थी और गोलियां उसी ने चलाई थी। अरमाक ने फिर उसे गौर से देखा। मुमकिन है कि गोरिल्ले की खाल में कोई इंसान हो, लेकिन कदो कामत किसी इंसान का नहीं हो सकता था। वो 100% गोरिल्ला ही था। सुस्त रफ्तारी से चलता हुआ वो उसके करीब पहुंच गया और अरमाक किसी कदर खौफज़दा हो गया, ना जाने कि वो उसके साथ क्या सलूक करे। लेकिन गोरिल्ले ने उस पर पड़ी हुई लाशें उठा कर एक तरफ फेंक दी और फिर उसने किसी इंसान ही की तरह उसके सीने पर हाथ रखकर उसमें ज़िंदगी के आसार तलाश किए। अरमाक हैरत की गहरी गहरी सांसें ले रहा था। फिर गोरिल्ले की छोटी छोटी आंखों ने उसे देखा और अरमाक को अपने जहन में सनसनाहट महसूस होने लगी। तब गोरिल्ले ने झुककर उसे उठा लिया और फिर वो उसे दोनों हाथों में उठाए चल पड़ा। अरमाक ने खामोशी इख्तियार कर रखी थी और उसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता था। ना जाने गोरिल्ला उसे कहाँ ले जा रहा था। गोरिल्ला सड़क से उतर गया और फिर अरमाक को एक ट्रक नज़र आया जो सड़क के नशीब में खड़ा था। गोरिल्ला उसी ट्रक की तरफ बढ़ रहा था और शायद ट्रक में वो लोग हों जिन्होंने उस गोरिल्ले को ट्रेन किया हो, अरमाक ने सोचा। गोरिल्ले ने उसे ट्रक में डाल दिया, लेकिन ट्रक पर उसके अलावा और कोई नहीं था। गोरिल्ला वापस हो गया और फिर अरमाक ने ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलते हुए महसूस किया। फिर ट्रक स्टार्ट होकर चल पड़ा। अरमाक को अपने ज़हन पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। रान की ज़ख्म की तकलीफ़ की शिद्दत को वो अब नज़रअंदाज किए हुए था, लेकिन ट्रक से लगने वाले झटके नाकाबिले बर्दाश्त थे। उसके हवास गुम होते जा रहे थे। अगर उसे हैरत अंगेज़ गोरिल्ले को देखकर उसका जहन ना बट गया होता, तो शायद अब तक वो तकलीफ़ से और ज़्यादा खून बह जाने की वजह से बेहोश हो गया होता। ट्रक ने एक मुख्तसर सफ़र किया। इस दौरान अरमाक सोचता रहा कि उठकर गोरिल्ले को ड्राइविंग करते हुए देखे। बड़ा हैरत अंगेज़ और नाकाबिले यकीन मंजर होता, लेकिन वो इतनी हिम्मत ना कर सका और उसी तरह पड़ा रहा। फिर ट्रक रुक गया और गोरिल्ला नीचे उतर आया और फिर वो ट्रक के पिछले हिस्से में पहुंच गया और उसने ट्रक में रखे हुए सामान को टटोला। फिर उसमें से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल लिया। अरमाक अब पूरी दिलचस्पी से उसे देख रहा था। गोरिल्ले ने सामान से एक पैड और कलम भी निकाल लिया। अरमाक की बंद होती हुई आंखें फिर खुल गईं। अब गोरिल्ला कागज़ पर कुछ लिख रहा था और फिर उसने अपनी तहरीर अरमाक की तरफ बढ़ा दी। अरमाक ने जल्दी से कागज़ लिया और फिर वो उस टेढ़ी मेढ़ी राइटिंग को देखने लगा। लिखा था, अगर तुम्हें तकलीफ़ ज़्यादा हो तो मैं ऑपरेशन करके गोली भी निकाल सकता हूँ या फिर वक्ती ड्रेसिंग कर दूँ। अरमाक की आंखें शिद्दत हैरत से फैल गईं। ऐसा अजीबोगरीब गोरिल्ला उसने आज तक नहीं देखा था, जो राइफल चला सकता था, ट्रक ड्राइवर कर सकता हो और इंग्लिश की गलती किए बगैर लिख भी सकता हो। जब तुम लिख सकते हो तो बात समझ भी सकते होगे, उसने दरियाफ़त किया और गोरिल्ले ने गर्दन हिला दी। मुझे बताओ, तुम कौन हो? दिलेर नौजवान, तुम्हारी हिम्मत काबिले दाद है। यूँ समझो कि मैं भी खतरे में हूँ। मेरे बारे में जानने की बजाय ये बताओ कि तुम्हारा कोई ठिकाना भी है। गोरिल्ले ने कागज़ पर लिखकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। हाँ, मेरा ठिकाना मौजूद है,
पहले तुम मुझे फर्स्ट एड बक्स दो और उसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे। हाँ, ज़रा सी ब्रांडी मिल जाएगी। गोरीले ने नफ़ी में गर्दन हिला दी। खैर कोई बात नहीं, अरमाक ने कहा, और फिर वो गोरीले को फर्स्ट एड बक्स खोलते देखने लगा। शायद उस हैरत अंगेज़ वाक़े पर कोई यकीन ना करे। अब इस बात में शुबा नहीं था कि वो गोरीले की खाल में कोई इंसान नहीं बल्कि दर हकीकत गोरीला ही था। लेकिन वो कौन है, कहाँ से आ गया, अस्तीन गन उसके पास से कहाँ से आई, ये तमाम बातें हैरत अंगेज़ थीं। गोरीले ने बाकायदगी से उसका ज़ख्म साफ़ करके ज़रूरी अद्वियात लगाईं और फिर उम्दा किस्म की बैंडेज कर दी। फिर उसने अरमाक को खाने की एक गोली दी और जिसे अरमाक ने निगल लिया और उसके बाद अस्तीन गन संभाल कर बैठ गया। पैड और कलम उसके पास रखा हुआ था। अरमाक खामोशी से उसे देख रहा था। मैं तुम्हारे बारे में सख्त हैरत ज़दा हूँ, अरमाक ने बिल आखिर काफ़ी देर की खामोशी के बाद कहा। फ़िलहाल तुम मुझे अपना अदना दोस्त समझो, बाद में तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दूंगा। ये बताओ कि यह जगह ख़तरनाक तो नहीं होगी? क्या उनके साथी तुम्हारी तलाश में यहाँ आ सकते हैं? गोरीले ने लिखा और कागज़ उसकी तरफ बढ़ा दिया। मुमकिन है निकल आएँ और यहाँ से दूर निकल चलो, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, अरमाक ने कागज़ पढ़ने के बाद कहा। तुम्हारे ठिकाने की तरफ हम रात को चलेंगे। दिन में खुली सड़कों पर मेरा ड्राइविंग करना ठीक नहीं, गोरीले ने लिखा और ट्रक से नीचे उतर गया। अरमाक गर्दन हिलाने लगा। तकरीबन आधी रात को ट्रक शहर में दाखिल हुआ। अरमाक इस वक्त गोरीले के पास बैठा उसे रास्ता बताता जा रहा था। उसके अलावा पुलिस की तरफ से भी होशियार था, लेकिन रास्ते में पुलिस से कोई टकराव ना हुआ और वो ब्लैक बेग के हेड क्वार्टर पहुंच गए। बहुत से स्याफ़ाम दौड़ पड़े और गोरीले को देखकर उनकी भी वही हालत हुई जो अरमाक की हुई थी। गोरीले ने अरमाक को सहारा देकर उतारा था और फिर अरमाक के दूसरे साथियों ने उसे संभाल लिया। थोड़ी देर के बाद अरमाक अपने साथियों के साथ बैठा उन्हें अपनी कहानी सुना रहा था और हेड क्वार्टर में मौजूद डॉक्टर उसके रान के ऑपरेशन की तैयारियां कर रहे थे। ये मेरा बहुत बड़ा मोहसिन है दोस्तों, इसकी हैबत पर ना जाओ और इसकी शख्सियत बहुत पुरइसरार अंदाज में सामने आएगी। मैंने फिल वक्त इतना ही कहूँगा कि इसके साथ वही सलूक करो जो मोहसिन के साथ किया जाता है, अरमाक ने अपने साथियों से कहा और उसके साथी उसकी दास्तान पर इंगिश्ते बंधा रह गए। बहरहाल उसके साथी उसकी दास्तान पर इंगिश्ते बंधा रह गए थे। अब बहरहाल वो एक जानवर का एहतराम कर रहे थे। अरमाक के ऑपरेशन के वक्त डॉक्टर फयाज उसके कमरे से निकल गए। मबादा उन्हें देखकर ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों का ध्यान न बटे, लेकिन ऑपरेशन के बाद अरमाक ने फ़ौरन उन्हें बुलाया था और उसके करीब ही एक चौड़ी कुर्सी और मेज़ डाल दी गई। मेज़ पर पैड रखा हुआ था, कलम भी मौजूद था। अरमाक एक आरामदा बिस्तर पर बैठा हुआ था और उसके नज़दीक ही एक स्याह फाम लड़की मौजूद थी जो शायद उसकी सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। मैं तुम्हारी कहानी सुनने के लिए बेचैन हूँ दोस्त। ऑपरेशन भी मैंने बेमुश्किल कराया है। जब तक मैं तुम्हारे बारे में मालूम ना कर लूँगा सुकून से नहीं सो सकूँगा। मेरा ख्याल है कि तुम्हारे जिस्म से काफ़ी खून बह गया है, रात भी खासी गुजर गई है। आराम करो, मैं सुबह को अपनी कहानी लिख दूँगा, गोरीले ने कहा। मैं रात भर ना सो सकूँगा। हाँ, अगर तुम्हारी कहानी सुन लूँ तो फिर सुकून की नींद आएगी, अरमाक ने कहा और गोरीले ने कलम और पैड संभाल लिया और फिर वो एक एक शीट लिखकर सेक्रेटरी को देने लगा। सेक्रेटरी उसे पढ़ कर अरमाक को सुनाने लगे। स्याफ़ाम लड़की हैरत से गोरीले को लिखता देख रही थी, लेकिन पहली शीट पढ़ने के साथ ही उसके चेहरे के तासरात बदल गए। गोरीले ने लिखा था, अरमाक, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ। मेरा जिस्म गोरीले का है, लेकिन उसमें इंसानी दिमाग मौजूद है। मैं एक एशियाई डॉक्टर हूँ जिसने इंसानियत की भलाई के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन इंसानों ने उसका सिला ये दिया जो मौजूदा शक्ल में तुम्हारे सामने है। स्याफ़ाम सेक्रेटरी गोरीले की तहरीर करदा शीटें सुनाती रही और अरमाक के चेहरे के तासरात बदलते रहे। पूरी कहानी सुनने के बाद उसके तासरात बिल्कुल बदल गए थे और उसकी आंखें सुर्ख हो गई और फिर उसने गैज़ के आलम में कहा, हाँ मेरे दोस्त, ये गोरी चमड़ी वाले ऐसे ही संगदिल हैं। सिर्फ रंग की बुनियाद पर उन्होंने इंसानियत की तदलील की है। मैं भी रंग ही का शिकार हूँ मेरे दोस्त। मेरी और मेरे साथियों की शख्सियत भी मसख कर दी गई है। मेरी कहानी भी तुमसे थोड़ी सी मुख्तलिफ है।
तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ इंसानियत उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। सुनो दोस्त, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। उन डॉक्टरों की निशानदेही कर सकोगे जिन्होंने तुम्हारा जहन तब्दील किया है। सुनो, अरमाक वादा करता है मेरी पूरी तंजीम उस काम के लिए काम करेगी और उस वक्त तक चैन का सांस ना ले सकेगी जब तक तुम्हारी शख्सियत तुम्हें वापस ना दिला दे। गोरिल्ले की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने लरजते हाथों से लिखा, मेरी बच्ची मेरे लिए तड़प रही होगी, ना जाने उन्होंने मेरे जिस्म का क्या किया होगा। अगर तुम मेरी मदद कर सको तो इंसानियत से बदज़न ना होऊंगा। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। क्या तुम्हारे पास अफरादी ताकत है? हाँ, अब मैं तुम्हें अपनी तंजीम के बारे में बताने में आर नहीं समझता। अरमैक ने ब्लैक बे के बारे में पूरी तफसील उसे बता दी। गोरिल्ले की आंखें चमकने लगी। तब तो बहुत कुछ कर सकते हो, उसने लिखा। यकीनन मुझे बताओ कि किस अंदाज में काम करूं। और गोरिल्ला एक तवील तहरीर लिखने लगा। होम मिनिस्टर मिस्टर डगलस पार्कर स्लीपिंग सूट पहनकर जो ही ख्वाबगाह में दाखिल हुए, पुष्ट से उनके सर पर एक ज़ोरदार ज़रब पड़ी और उससे कबल के उनकी चीख बुलंद हो एक चौड़ा हाथ उनके मुंह पर आ जमा और फिर उनके हवास तारीकी में डूब गए। तो दोनों स्याफामों ने उन्हें उठाया और एहतियात से बाहर निकल आए। लोगों की निगाहों से बचते हुए खूबसूरत इमारत की अकबी चारदीवारी से बाहर निकल आए, जहाँ स्याह रंग की एक वैन उनकी मुंतज़िर थी। उनके लवाहकीन को एहसास भी ना हुआ कि उन्हें इस खामोशी से अगवा किया गया है। फिर जब उनकी मिसेस 16 श्रृंगार करके और ख़ुद को ज़रूरत से ज़्यादा पुरकशिश बनाकर ख्वाबगाह में दाखिल हुई तो शोहर को ना पाकर हैरान रह गईं। उन्होंने सोचा कि शायद वो बाथरूम में हों। चुनाचा वो फोम की मसहरी पर रंगीन लिहाफ में घुस गईं और उनकी आंखें बाथरूम के दरवाजे की तरफ उठ गईं। लेकिन काफ़ी देर गुजरने के बाद जब डगलस पार्कर बाथरूम से बाहर ना आए तो उन्हें तशवीश हुई और वो गर्म लिहाफ से निकलकर बाथरूम के दरवाजे पर पहुंची और उन्होंने मतरन्नम आवाज़ में पुकारा, क्या तुम अंदर हो डार्लिंग? लेकिन डार्लिंग अंदर नहीं, बाहर थे। प्लानिंग कमीशन के सेक्रेटरी और जर्कन क्लब के तफरीहात से फुर्सत पाकर अपनी लंबी कार में आ बैठे और उनके ड्राइवर ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। मिस्टर आओ जर्कन ने पुष्ट से टेक लगाई ही थी कि उनकी खोपड़ी में तारे नाच गए। उन्होंने दोनों हाथों से सर थाम लिया और फिर उनकी आंखों की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई। कार उसी रफ्तार से दौड़ रही थी। फिर एक सुनसान सी सड़क पर पहुंचकर रुकी और उसी वक्त एक स्याह वैन उनकी कार के करीब रुक गई। मिस्टर आओ जर्कन को उनके ड्राइवर ने एक आदमी की मदद से वैन में पहुंचा दिया और वैन स्टार्ट होकर चल पड़ी। मिस्टर आओ जर्कन की कार को उसी जगह छोड़ दिया गया था। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के सरबराह मिस्टर गोलंबे एक अहम प्रोजेक्ट का मुआयना करके वापस लौट रहे थे। खासी रात गुजर चुकी थी। उन्हें सख्त भूख लग रही थी और वो दिल ही दिल में अपनी मसरूफियात को कोस रहे थे, जिनकी वजह से वो वक़्त पर खाना भी नहीं खा सके थे। उनका ड्राइवर बरक रफ्तारी से कार चला रहा था। ब्रेफ गार्डन के चौराहे से जैसे ही उनकी कार मुड़ी, अचानक एक ज़ोरदार आवाज़ हुई और अगर उनका होशियार ड्राइवर कार को कंट्रोल ना कर सकता तो यकीनन वो उलट जाती। उछलती हुई कार सड़क से नीचे उतर गई और मिस्टर गोलंबे बदहवास हो गए। क्या हुआ? उन्होंने आसाब पर काबू पाते हुए पूछा। टायर ब्रस्ट हो गया है, ड्राइवर ने जवाब दिया। लानत है इस वक्त। और मिस्टर गोलंबे दांत पीस कर बड़बड़ाए, अब क्या होगा? लेकिन इससे कबल के ड्राइवर उन्हें इस बात का जवाब देता। सड़क पर किसी कार की हेडलाइट्स नज़र आईं और मिस्टर गोलंबे चौंक पड़े। जाओ, कार रोक कर लिफ्ट लो, मैं किसी मुनासिब जगह पर उतर जाऊंगा जहां टैक्सी मिल जाए। तुम टायर बदल कर घर पहुंच जाना। यस सर, ड्राइवर ने जवाब दिया और सड़क पर खड़े होकर कार रोकने लगा। कार उसके बिल्कुल करीब पहुंच गई और उसने लिफ्ट की इस्तदा की। ज़रूर, अंदर से शाइस्ता लहजे में कहा गया। अंधेरे की वजह से ड्राइवर की शक्ल नज़र नहीं आई थी। मिस्टर गोलंबे शुक्रिया अदा करके अंदर बैठ गए और कार चल पड़ी। दूसरे लम्हे मिस्टर कोलंबे की गर्दन की पुष्ट पर एक ज़रब लगी और उनके हलक से अजीबोगरीब आवाज़ें निकलने लगी, लेकिन पिछली सीट पर बैठे हुए लोगों ने उन्हें दबोच लिया था। गर्द ये हादसों की रात थी। पूरे शहर से तकरीबन पौने दर्जन अफराद को अगवा किया गया था
और उस रात की सुबह बड़ी सनसी खेज थी। हुकूमत के अहम सतून न जाने कहाँ गायब हो गए थे। पुलिस हेडक्वार्टर को एक के बाद एक इत्तला मिल रही थी। गायब होने वाले ऐसी अहमियत रखते थे कि हुकूमत के होश उड़ गए। आहनी पिंजरों में उनकी आंख खुली थी। ये पिंजरे एक दूसरे से ज़्यादा फासले पर नहीं थे। वो आपस में गुफ्तगू कर सकते थे और उन सबको रात ही में होश आ गया था। लेकिन दिन की रोशनी में एक दूसरे को देखकर चौंक पड़े। तकरीबन सब ही एक दूसरे की सूरत से आशना थे, एक दूसरे से गहरी वाकफियत रखते थे। सब ही हुकूमत के अहम सतून थे, लेकिन अगवा का मकसद उनके लिए नामालूम था। एक बात मैं दावे से कह सकता हूँ, चीफ प्लानिंग ऑफिसर ने सिक्योरिटी डायरेक्टर से कहा, ये हरकत ब्लैक बेग के अलावा किसी की नहीं है। मुझे अगवा करने वाले स्याफाम थे। तब तो हम सख्त मुसीबत में हैं और उन लोगों के चुंगल से निकलना आसान ना होगा। सिक्योरिटी डायरेक्टर ने लरजती हुई आवाज़ में कहा, शायद यरगमाल के तौर पर वो हमारे बदले कोई बड़ा मुतालबा करेंगे। प्लानिंग ऑफिसर ने कहा, शायद। सिक्योरिटी डायरेक्टर ने ठंडी सांस ली और फिर वो दोनों चौंक कर सामने देखने लगे। 4 आदमी उनकी तरफ आ रहे थे। वो चारों स्याफाम थे। आने वालों को देखकर उनकी रूहें कब्ज़ होने लगी और फिर वो चारों एक पिंजरे के करीब पहुंच गए और उनमें से एक ने पिंजरे का दरवाज़ा खोला और सिक्योरिटी डायरेक्टर को बाहर आने का इशारा किया। सिक्योरिटी डायरेक्टर खामोशी से बाहर निकल आया और वह उसे लिए हुए एक तवील राहदारी से गुजरकर एक दरवाजे के करीब पहुंच गए और फिर वो दरवाजे से एक हाल में अंदर दाखिल हो गए। सिक्योरिटी डायरेक्टर मुंह फाड़े हाल का मंजर देख रहा था। किसी अस्पताल का छोटा सा ऑपरेशन थिएटर मालूम हो रहा था। चारों स्याफामों ने उसे एक सफ़ेद रंग की मेज़ पर लिटाकर कस दिया। सिक्योरिटी डायरेक्टर वहशतज़दा नज़रों से चारों जन्म देख रहा था। क्या कर रहे हो तुम लोग? और उसने खौफ से कांपती हुई आवाज़ में पूछा। वही जो तुम कर चुके हो, स्याफाम ने जहरीले लहजे में कहा और फिर मेज़ के पास से हट गया। सिक्योरिटी डायरेक्टर के हवास गुम हुए जा रहे थे। फिर एक तरफ का दरवाज़ा खुला और उससे एक खौफनाक मखलूक अंदर घुस आई। सिक्योरिटी डायरेक्टर के हलक से एक घुटी घुटी चीख निकल गई। वो फटी फटी निगाहों से उस तवील कामत गोरीले को देख रहा था। गोरीले के पीछे चंद स्याफाम नर्सें एक बड़ी ट्राली घसीटती हुई ला रही थी और जिसमें न जाने क्या क्या रखा हुआ था। गोरीला उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया और फिर एक मास्क चेहरे पर चढ़ा लिया और उसके बाद एक और ट्राली स्ट्रेचर लाया गया जिस पर एक कुत्ता बंधा हुआ था। सिक्योरिटी डायरेक्टर पागलपन के हदूद में दाखिल हो गया था और उसका जहन ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर रहा था। गोरीला उसके पास से हटकर कुत्ते के पास पहुंच गया और फिर उसने आवाज़ उठाई और कुत्ते की खोपड़ी का ऑपरेशन करने लगा। सिक्योरिटी डायरेक्टर थूक निकलते हुए उस खौफनाक गोरीले को काम करते हुए देख रहा था। 13 दिन तक अखबारात अजीब अजीब क्यास आराइयाँ करते रहे। खसूसी पुलिस ने दर्जनों जगहों पर छापे मारे, बहुत से बेगुनाहों को पकड़कर उन पर मजालम की इंतहा कर दी, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं पा सकी थी। पूरे मुल्क में खुलबली मच गई। अगवा होने वाले मुल्क के अहम सतून थे और उनका नुकसान किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। फिर 14वें रोज़ पुलिस हेडक्वार्टर को एक चौंका देने वाली इतला मिली। सिक्योरिटी डायरेक्टर पुरइसरार तौर पर अपने मकान की ख्वाबगाह में पहुंच गए थे और उनकी सोगवार मिसेज सुबह को जागी तो वह उनके बराबर के बिस्तर पर मौजूद थे और आन की आन में ये इतला बिजली के करंट की तरह दूसरे महकमों तक दौड़ गई और बड़े बड़े अफसरों की गाड़ियां सिक्योरिटी ऑफिसर की रिहाइशगाह पर पहुंच गईं। सिक्योरिटी डायरेक्टर की मिसेज ने उन सब का इस्तकबाल किया। वो बेहद खुश नज़र आ रही थी। उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब गहरी नींद में सो रहे हैं और उन्हें जगाने की कोशिश नहीं की गई। अफसरान उनका इंतज़ार करने लगे। काफ़ी देर के बाद एक मुलाजिम दौड़ा हुआ आया और उसने इतला दी कि डॉक्टर साहब जाग उठे हैं, लेकिन वो एक एक को देखकर मुंह से कूं कूं कर रहे हैं। शायद उनका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं। अफसरान ख्वाबगाह की तरफ चल पड़े। जब वो ख्वाबगाह में दाखिल हुए तो उन्होंने एक अजीब मंजर देखा। डॉक्टर साहब चारों हाथों पैरों के बल खड़े हुए थे और अपनी बच्चियों के सामने कूं कूं कर रहे थे। वो शायद तस्वराती दुम हिलाने की कोशिश भी कर रहे थे। इस सिलसिले में उनका पिछला हिस्सा बाकायदगी से मटक रहा था। उन्होंने अफसरान की तरफ देखा और उनके होंठ चढ़ गए।
वो जोर जोर से गुर्राने लगे और फिर उन्होंने अगले दोनों हाथ उठाकर भौंकना शुरू कर दिया। अफसरान घबरा कर दरवाजे पर ही रुक गए। वो फटी फटी सी निगाहों से सिक्योरिटी डायरेक्टर को देख रहे थे और फिर उन्होंने एक दूसरे की शक्लें देखी। डायरेक्टर की अहलिया का चेहरा भी धुआं धुआं हो गया था। फिर कुछ अफसरान गहरी सांस लेकर एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। फिर उनमें से एक डॉक्टर को फ़ोन करने चला गया और उसी दिन दूसरी इतला उससे भी ज़्यादा चौंका देने वाली थी। पुलिस के कुछ नौजवानों ने प्लानिंग कमीशन के सेक्रेटरी मिस्टर आओ जरकन को एक सड़क से पकड़ा। मिस्टर आओ जरकन मुंह में एक हड्डी दबाए सड़क पर सर पिट दौड़ रहे थे और उनके पीछे बच्चों की एक टोली लगी हुई थी जो हंसती कह के लगाती आ रही थी। पुलिस के नौजवानों ने जब मिस्टर आओ जरकन को पकड़ा तो वो ज़ोर ज़ोर से उन पर भौंकने लगे और उन्होंने कई नौजवानों की कलाई पर काटा भी था। हुकूमत बौखला गई और एक ही नोयत के दोनों केस थे। लेकिन बात यहीं ख़त्म ना हुई। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के सरबराह मिस्टर गुलंबे भी वापस आ गए थे और पूरे घर में म्याऊं म्याऊं करते फिर रहे थे। उन्होंने बावर्ची खाने में रखा हुआ गोश्त भी मुंह में दबाया था और मसहरी के नीचे घुस गए थे। वहां वो दोनों हाथों में गोश्त दबाकर दांतों से नोचते रहे थे। घर वाले उन्हें मसहरी के नीचे से निकालने में किसी तौर पर कामयाब ना हुए थे। 20वें दिन तक आखिरी अगवाशुदा आदमी भी वापस आ गया और उन सब को एक खसूसी हाल में जमा कर दिया गया और डॉक्टरों की कई टीमें उनका मुआयना कर रही थीं। उनमें कोई कुत्ते की तरह भौंकता, कोई बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करता, कोई दुम्बे की तरह डकराता। अजीब मज़का खेज सूरत हाल थी। लेकिन हुकूमत के ज़िम्मेदारों के दिल डूबे हुए थे। वो इस कैफियत से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकते थे। डॉक्टरों की टीम के एक खसूसी अजलास में मुश्तरका मुआयने के बाद ऐलान कर दिया गया कि उन लोगों के दिमाग बदल दिए गए हैं और उन सब के जहनों के ऑपरेशन कर दिए गए हैं। और फिर ये मुतफ़क्का फ़ैसला हुकूमत तक पहुंचा दिया गया और हुकूमत के ऐवान हिलने लगे। तब 21वें दिन वज़ीर दाखिला को एक ख़त मिला। एक आदमी ये ख़त लेकर आया था जो वज़ारत दाखिला ही का एक मुमताज़ रुकन था। उसने बताया कि अलल सुबह कोई उसके चौकीदार के पास आया और उसे ये ख़त देते हुए कहा कि उसे अपने मालिक तक फ़ौरन पहुँचा दे। हुकूमत का ख़त है। बहरहाल वज़ीर दाखिला ने ख़त खोला और फिर वो ख़त की तहरीर पढ़कर सकते में रह गए। लिखा था, गासिब और बद किरदार इंसानों में डॉक्टर फ़याज़ तुमसे मुखातब हूँ। तुमने मेरे साथ जो सलूक किया है उसका तकाजा है कि मैं तुम्हारे उन साथियों को पूरी ज़िंदगी इसी तरह रहने दूँ। लेकिन मैं आज भी इंसानियत का ये बही ख्वाह हूँ। मैं अभी नहीं चाहता कि तुम्हारे साथी ज़िंदगी भर बिल्ली कुत्तों की तरह ज़िंदगी गुजारें। चुनाचा मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ। इन दोनों डॉक्टरों को मेरे हवाले कर दो जिन्होंने मेरा दिमाग तब्दील किया था। मेरा जिस्म उन्हें दे दो ताकि वो ऑपरेशन करके मुझे मेरा दिमाग वापस दे दें। अगर तुमने मेरा जिस्म तलफ कर दिया है तो फिर याद रखो मैं तुम्हारे साथियों के दिमाग ज़ाया कर दूंगा जो मेरे पास महफूज हैं। दूसरी सूरत में अपना जिस्म हासिल करने के बाद मैं उन लोगों के महफूज दिमाग तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तुम्हें ये भी एहसास होगा कि मैं ठीक होने के बाद तुम्हारे करतूत दुनिया पर वादे कर दूंगा। लेकिन मैं किसी को तुम्हारी हरकत के बारे में नहीं बताऊंगा। ये मेरा वादा है। मैं इस काम के लिए तुम्हें सिर्फ 3 दिन दे रहा हूँ। कल सुबह के अखबारात में तुम एक छोटा सा इश्तिहार दे दो जिसमें तुम्हें अपनी मंजूरी का इजहार करना है। एक स्याह हाशिए के अंदर लफ्ज़ मंजूर है लिख दो और वक़्त लिख दो। मैं फ़ोन पर तुमसे राब्ता कायम कर लूँगा। डॉक्टर फ़याज़। एक बार फिर खुलबली मच गई। 2 घंटे के अंदर अंदर मुल्क के बड़े बड़े अफसरान वज़ारत दाखिला के कॉन्फ्रेंस हाल में जमा हो गए। सब के रंग उड़े हुए थे। बादल नाखवास्ता तय किया कि फौरी तौर पर एक तैयारा डॉक्टर फ़याज़ के मुल्क जाए और वहाँ से डॉक्टर के जिस्म को ले आए और फिर दोनों डॉक्टरों को उनके कहने के मुताबिक उनके हवाले कर दिया जाए और कह दिया जाए कि वो उनसे पूरा तावन करें। ये बहस छोड़ दी गई कि डॉक्टर फ़याज़ ने यह सब कुछ कैसे किया और उनके औसान ख़ता हो गए थे। उन सनसीखेज़ वाक़यात के पूरे 1 माह के बाद डॉक्टर फ़याज़ मकामी हकाम के साथ एयरपोर्ट पहुंच गए और वह अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुरा रहे थे और उनके साथ आने वालों के चेहरे नदामत से लटके हुए थे। हम आपसे वादे की पाबंदी की उम्मीद करते हैं डॉक्टर, प्रोटोकॉल ऑफिसर ने दबी ज़ुबान से कहा। यकीनन मैं एक बावकार मुल्क का बाशिंदा हूँ। तैयारे की परवाज़ करने के ठीक 7 घंटे के बाद उन लोगों के दिमाग तुम्हें मिल जाएंगे
کیونکہ اس وقت میں اپنے ملک کی حدود میں داخل ہو چکا ہوں گا۔ ڈاکٹر فیاض نے حقارت آمیز مسکراہٹ سے کہا، ہم آپ سے کوئی دغا بازی نہیں کریں گے ڈاکٹر، میں جانتا ہوں کہ تم نہ ایسا کرنے پر مجبور ہو۔ ڈاکٹر نے حقارت سے کہا۔ کوئی کچھ نہ بولا۔ آپ اپنا دوسرا وعدہ بھی یاد رکھیں گے ڈاکٹر؟ ہاں، مجھے تمام وعدے یاد ہیں، فکر نہ کرو، ڈاکٹر نے کہا، اور پھر وہ طیارے کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ پروٹوکول افیسر اور دوسرے لوگ ہاتھ ہلا رہے تھے اور انہوں نے ہاتھ بلند کر کے لہرایا، لیکن یہ الوداعی پیغام رن وے پر کھڑے ہوئے لوگوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ دور عام لوگوں کی گیلری میں کھڑے ہوئے ارماک کے لیے تھا، جس کی مدد سے ڈاکٹر نے اپنی کھوئی ہوئی زندگی واپس حاصل کر لی تھی۔ ارماک نے ان کے احسان کا بھرپور صلہ دیا تھا۔ اللہ حافظ میرے دوستو، اللہ حافظ۔